वैल्यू डायरेक्ट स्टेट का हाँ भाई डिस्ट्रिक्ट खेला वो अब तैयारी है कौन आगे चले। आज इस लेसन को ख़त्म करवाएंगे और जो स्टूडेंट स्कूल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा स्कूल जल्दी जाते हैं तो ऑनलाइन ले लेना, ये क्लास लंबी चलने वाली है आज, है ना। लगभग समथिंग समथिंग आज वैसे तू तो बैठा रहना नेक्स्ट बैच तक, ठीक है। तो आज क्लास लंबी चलेगी, नेक्स्ट चैप्टर को क्लोज करेंगे आज चैप्टर करेंगे। हाँ, और कल इसके न्यूमेरिकल करवा देंगे और परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 10 दिन में पार्ट खत्म कर लेंगे कंप्लीट रूप से और उसके बाद में अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। 11 लेसन को फिर ऐसे क्या करेंगे हम कि जैसे एक बैच को 3 दिन बुलाएंगे इसकी लंबी क्लास और एक बैच को 3 दिन फिर उसकी लंबी क्लास, इस तरीके से पढ़ाएंगे। समझे नहीं मेरी बात? मतलब इस मंथ में अपनी क्लास रहेगी, अगर सेकंड बैच को अपन 2-2 2.5 घंटा पढ़ा रहे हैं तो 3 दिन पढ़ा रहे हैं तो 3 दिन इनकी छुट्टी रहेगी, 3 दिन फर्स्ट बैच को पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपका भी कोर्स फटाफट हो जाएगा और मेरे को मेरा टाइम मिल जाएगा पढ़ने में। नहीं भाई गलत है क्या भाई? टाइम मैनेज हो रहा है ना पूरा पूरा, उसको टाइम को यूज करके सेकंड बैच को पूरा फुलफिल पढ़ा देंगे और फर्स्ट बैच है उसको फुलफिल पढ़ा देंगे अपन उसी हिसाब से। तो इससे आपका कोर्स भी जल्दी होगा। जैसे मान लो 3-3 घंटे क्लास कर दी अपन ने एक दिन, तो 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं अपन, तो 3 घंटे में अपन 11 लेसन उसको 2 क्लास 3 क्लास में फिनिश करते हैं, इतना ही होगा बस। 11वां 12वां 13वां, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई वक्त नहीं लगेगा। तो देखो अपन ने विवर्तन पढ़ लिया था और व्यतिकरण पढ़ लिया था, शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था अपना ना। और देखो सभी स्टूडेंट सुनो भाई, टेस्ट जो भी चल रहे हैं उन टेस्टों को सभी दे, ऐसा ना सोचे कि हमको बताया नहीं। देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको फॉलो करना है रूल रेगुलेशन, क्योंकि आप सब समझे थोड़ा सा, ठीक है। तो अपना आगे चलते हैं अपन। देखो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। देखो 2 नंबर 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि व्यतिकरण और विवर्तन में कोई 3 अंतर दीजिए, कोई 4 अंतर, 10 नंबर का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इन चीजों को अच्छे से करेंगे भाई, ठीक है। आगे देखो साहब, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण और विवर्तन में क्या लिखना है अपन को? अंतर। तो देखो भाई पहला अंतर सुनो, व्यतिकरण में जो घटना होती है वो तरंगाग्रोह के इससे होती है भाई, बताओ। अतिव्यापन से होती है, अध्यारोपण के अतिव्यापन से होती है, तरंगाग्रोह के किससे होती है भाई? भाई व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण हमने यही तो पढ़ा था कि जब प्रकाश की तरंग 2 या 2 से एक समान आवर्त लगभग आयाम समान के एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो नए तरंग और एक दिशा में क्या होती है? संचरित होती है, तो वो क्या कहलाता है? अपना व्यतिकरण कहलाता है। तो व्यतिकरण 2 तरंगों के अध्यारोपण से, तरंगाग्रोह के अध्यारोपण से व्युत्पन्न होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पास आता है विवर्तन। तो विवर्तन अपन ने बताया था कि हाइगेंस के अनुसार जो तरंगाग्र के रूप में चलता है प्रकाश, उनसे प्रत्येक बिंदु से एक नया स्रोत, प्रत्येक बिंदु उत्पन्न होता है, प्रत्येक बिंदु से एक नया स्रोत उत्पन्न होता है और उस नए स्रोत से क्या होते हैं? द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो विवर्तन किससे उत्पन्न हुआ भाई? द्वितीय तरंगाग्र से उत्पन्न हुआ, द्वितीय तरंगिकाओं से उत्पन्न हुआ, ठीक है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है भाई कि अपने पास में व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त मतलब चमकीली और काली, उनकी चौड़ाई होती है वो समान होती है। और अपना जो विवर्तन है, तो विवर्तन में जो होता है वो असमान होती है। मैंने बताया था कल आपको कि चमकीली फ्रिंज क्या होती है? घटती जाती है, ब्लैक फ्रिंज होती है जो बढ़ती जाती है, यही तो बताया था अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सभी व्यतिकरण में तो क्या होती है? सभी दीप्त फ्रिंज होती है ना, जो चमकीली फ्रिंज, उनकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। और आपके पास में जो चमकीली फ्रिंज, सॉरी ब्लैक फ्रिंज होती है, उनकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? सुन देखो, सभी चमकीली फ्रिंज की तीव्रता तो क्या होती है? समान, और सभी काली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है? असमान, मतलब 0 होती है अपने पास। ये किसमें हो रहा है? व्यतिकरण में। व्यतिकरण किससे उत्पन्न हो रहा है? तरंगाग्रोह के अध्यारोपण से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो समान होती है और काली फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? समान है। मतलब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, देखो जैसे ये पर्दा था, यहाँ एक बना था, ये चमकीली बन गई, फिर ये बन गई, तो अध्यारोपण में देखा चलेगा समान रूप से चलेगा और विवर्तन में समान रूप से नहीं चलेगा। दूसरी बात, अध्यारोपण में होता है और दीप्त फ्रिंज अपने पास में होती हैं, उनकी क्या होती है भाई? तीव्रता समान होती है और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट विवर्तन में आता है
तो अपन ने पढ़ा था कल, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट बनता था अपन ना विवर्तन का सीधा पर्दे पर, पहला पहला सेंटर पॉइंट से वो से जाता था, तो उसकी तीव्रता अधिकतम होता था, और उससे ऊपर या नीचे जाने पर तीव्रता क्या होती थी, घटती थी। हमने यही तो बताया था भाई, तीव्रता क्या होती थी, ऊपर नीचे जाने पर घटती थी। क्यों? उच्चिष्ट के दोनों साइड निम्निष्ट बनेंगे, फिर निम्निष्ट आगे जाने पर फिर उच्चिष्ट बनेंगे, प्रथम फिर प्रथम निम्निष्ट बनेंगे, फिर द्वितीय उच्चिष्ट बनेंगे, तो इस प्रकार क्रम चलता रहता है। फिर व्यतिकरण में जो पथांतर होता है संकोची का, वो क्या होता है, एन लैम्बडा होता है। बताओ भाई क्या होता है, बताओ, एन लैम्बडा ही होता है ना। और जो अपने पास में संपोषी व्यतिकरण में जो मतलब चमकीली फ्रिंजों का व्यतिकरण होता है वो एन लैम्बडा होता है पथांतर, और विवर्तन में क्या होता है 2n+1 लैम्बडा बटा 2 होता है। कल मैंने बताया था यही डिफरेंट पॉइंट होता है, सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट यही है। और विनाशी का जो काले फ्रिंजों का जो पथांतर है आपके पास व्यतिकरण में, वो 2n+1 बटा लैम्बडा बटा 2 होता है, लेकिन विवर्तन में क्या होता है, एन लैम्बडा होता है। ये ध्यान रखना, बात आ गई समझ में। सबसे पहला अंतर तरंगाग्र से बनता है, वो तरंगिकाओं द्वितीय तरंगिकाओं से बनता है। ये इसकी जो चौड़ाई वगैरह है वो समान रहती है, उसकी असमान रहती है, इसकी तीव्रता क्या होती है, चमकीली की समान और ब्लैक की 0। और विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट उसकी अधिकतम होती है और बाकी ऊपर नीचे जाने पर घटती है। इसमें पथांतर एन लैम्बडा, तो उसमें 2n+1 लैम्बडा बटा 2 चमकीले होगा, और कालियों का इसमें क्या होता है भाई साहब, 2n+1 लैम्बडा बटा 2, तो उसमें एन लैम्बडा। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट। चाहे तो आप कॉलम बना लो ऐसे, बीच में से एक तरफ विवर्तन लिख लो, सॉरी एक तरफ तो व्यतिकरण लिख लो और एक तरफ विवर्तन लिख लो, ऐसे बन रहा है तो बहुत बढ़िया दिया। तो लिखो, व्यतिकरण की घटना तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होती है। व्यतिकरण की घटना तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होती है। पहला पॉइंट लिखो, व्यतिकरण की घटना तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होती है। फिर लिखो विवर्तन में लिखो, विवर्तन में लिखो द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, अध्यारोपण से विवर्तन होता है। श्याम नीचे क्यों बैठा, ऊपर बैठ पर। अगला पॉइंट लिखो, उसमें व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। देखो यही तो आई थी, काली की और सबकी यही तो आई थी, दोनों में काली की भी आई थी, चमकीली की भी आई थी। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप, सिनोनिम लगता है। सभी दीप्त फ्रिंजों की क्या, व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। विवर्तन में लिखो, इसमें अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है भाई बताओ, हाँ जी बताओ साहब, कैसे होती है, अरे मेरे से बता सर। चमकीली है उसकी तो घटती जाती है, हाँ, और काली की बढ़ती है। वेरी गुड। तो लिख लो इसमें अलग अलग होती है। विवर्तन में लिखो इसमें अलग अलग होती है। ब्रैकेट लगा के आप लिखना चाहो तो लिख लेना। केंद्रीय उच्चिष्ट की तो अधिकतम होती है, लेकिन ऊपर जाने पर जो जैसे ऊपर और नीचे जाने पर चमकीली तो घटती जाती है और काली बढ़ती जाती है। ठीक है, इसमें अलग अलग होती है, लिखिए। तीसरा लिखो, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। आगे लिखो, और काली ब्रैकेट में अधिक, और इसमें लिखो, चलते इसमें चलने दो, और काली ब्रैकेट में लिखो अधिक फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है। फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है। अब इसमें लिखो, विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है। केंद्रीय
उच्चिष्टों की तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता का मतलब पदार्थ को मात्रा कितनी मिल रही है, लिख लिया। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है। अब व्यतिकरण में अपन एक चीज देखा था, ऊपर और नीचे जाने पर जब उसकी जो चौड़ाई थी वो घट रही थी, घटते घटते काले पे क्या हो रही, कई बार उसमें क्या हो जाती है, शून्य। लेकिन तीव्रता यहाँ शून्य नहीं होगी, मतलब घटती तो जाएगी, न्यूनतम तो हो जाएगी, लेकिन कुछ प्राप्त जरूर होगी अपन को, जीरो नहीं होगी, कहने का मतलब ये बात ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, दीप्त फ्रेंजों के लिए पथांतर। दीप्त व्यतिकरण में लिखना है, दीप्त फ्रेंजों के लिए पथांतर एन लैम्डा। लिख लिया, हमें लिख लिया क्या? हाँ जी। हाँ, तो अदीप्त फ्रेंजों के लिए ये बोर्ड पे जो लिख लिया, डेल बराबर एन लैम्डा। पथांतर यही तो होगा, दीप्त फ्रेंजों के लिए पथांतर ये रहा। हाँ, डेल बराबर एन लैम्डा। नीचे लिखो इसी व्यतिकरण में अगला पॉइंट, अदीप्त फ्रेंजों के लिए व्यतिकरण में अदीप्त फ्रेंजों के लिए पथांतर डेल बराबर, देखो बहुत से टीचर इसको इस प्रकार से भी करवाते हैं भाई, बाद में कहीं आप कंफ्यूजन हो जाओ। लेकिन जब ये माइनस आएगा ना बीच में, अगर मैं पहले बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, तो n बराबर 1 से चालू करना पड़ेगा जब ये माइनस रहेगा। और अगर माइनस नहीं प्लस में लेते हो तो अपन पहले किससे चालू किया था, 0 से, तो 0 रखोगे तो लैम्डा बटा 2 आएगा विषम गुणज। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इस बात का। माइनस लेते हो तो 1 से चालू करोगे, प्लस लेते हो तो 0। देखो 1 से क्या था, मतलब 1 यहाँ रखोगे तो 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, लैम्डा गुणा 1 लैम्डा बटा 2। बात आई समझ में? तो आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो, लिखने को तो लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना, आप चाहो तो। अब आगे लिखो विवर्तन में, विवर्तन में लिखो उच्चिष्टों के लिए पथांतर, उच्चिष्टों के लिए पथांतर, उच्चिष्टों के लिए पथांतर, ये वाला लिखो, डेल बराबर 2n + 1 लैम्डा बटा 2 होता है। उच्चिष्टों के लिए पथांतर, उच्चिष्टों के लिए पथांतर कौन सा लिखेगा, ये लिखेगा, हाँ लिख दो। और अगला पॉइंट लिखो निम्निष्ट के लिए पथांतर, उसमें ये लिख दो, डेल बराबर एन लैम्डा। उच्चिष्टों के लिए पथांतर तो ये लिखोगे, निम्निष्ट के लिए पथांतर ये लिखोगे। उल्टा था इसका। और क्या, और कल से क्या पढ़ा रहे हैं, होश नहीं है, फिर वही गाना याद आएगा, होश न होश। कौन सा लिखा है? यहाँ नहीं, वो निम्नलिखित के लिए। यहाँ तो मतलब वो काहे समझा रहे थे, कौन इसमें कौन सा लिखेंगे ये बता दो पहले। नाम लिख रहा हूँ मैं उधर आ रहा हूँ, फिर बताना जल्दी बताना। नीचे 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 वाला। हैं? रो कौन सा लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिख लिया, लिख कौन- लिया। कौन- कौन सा है? अब तो लिख लिया, बता सही तो कौन सा है, लिख लिया। कौन सा है यहाँ? कल से पढ़ा रहे हैं, ध्यान ध्यान से ध्यान नहीं है। ध्यान ध्यान नहीं है बिल्कुल की तरह यार। अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो मैंने क्या बता रहा हूँ, संपोषी में तो ये उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब दीप्त चमकीला में ये आता है, और विनाशी या फिर मतलब काली में निम्निष्ट में ये आता है, और विवर्तन में उच्चिष्ट या चमकीले में तो क्या आता है, दीप्त में तो ये, और निम्निष्ट में ये आता है। आगे दें आप तय करूँगा, रुक जा सुनूंगा कल का। आगे देखो, अगले हेडिंग लिखो प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, 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 क्षमता, प्रकाशिक क्षमता, राइट। अब सुनो भाई, ये टॉपिक एक ऐसा चलने वाला है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है ये जटिल है, बिल्कुल कठिन, ज्यादा कठिन। नॉर्मल चीज थोड़ी सी हल्की सी अलग है, बस ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इसमें।
लेकिन ये टॉपिक देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, और बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर में मतलब 5-4 नंबर में आया था एक बार। और जब मैं 2014 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब यहाँ से क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। कैसे क्वेश्चन गलत हुआ था? क्योंकि इसमें पूछी थी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बताओ और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बताओ। उसमें पॉइंट डाल के पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने ओनली फॉर ओनली एक शब्द पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। तो मैंने कौन से डेरिवेशन टिकाए? जो अपने 9वें पाठ के पूरे, और वो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत। इसी प्रकार की गलती हम सब पेपर में करते हैं, क्योंकि पेपर में डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है खतरनाक वाला, और उस प्रेशर के तहत हम एक अक्षर पढ़ते हैं, आगे उसको दूसरा कर देते हैं। इसलिए कभी भी गलती ना करें कि पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और फिर आंसर दें, नहीं तो मेरी वाली गलती दोहराओगे। देख लो, मेरा खुद का क्वेश्चन गलत था भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सोच, मैंने महाराज ही हो गया, वहां तो मेरा पूरा कंप्लीट सही है, लेकिन जब रूम पे आके देखा तो गलत था। तो इसलिए आप ये गलती ना दोहराएं, बहुत अच्छे से करें आप इसको, बहुत बढ़िया तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाए। तो देखो, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, पहली बात तो अपन इसकी बात करते हैं। प्रकाशिक यंत्र तो हमने इसको पढ़ लिया है भाई। प्रकाशिक यंत्र होते क्या हैं? कि वो यंत्र होते हैं जो मानव नेत्र में अपन कहते कोई वस्तु दूर से नहीं दिखा दे उसको देखने के काम आते हैं, पास से ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखा रही उसको देखने के काम आते हैं। जैसे दूर उपग्रह वगैरह, छोटी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, दूरदर्शी के द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा दूर की वस्तुओं को देखने के काम आते हैं। वो चीजें हमने मानव नेत्र की जो न्यूनतम सीमा है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे नीचे होगी तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये बात हमने पढ़ ली है, ठीक है। बात आती है हमारी विभेदन क्षमता क्या होती है। बात आती है हमारी विभेदन क्षमता। हेडिंग दो, विभेदन क्षमता दो। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। हाँ, विभेदन क्षमता पहले ऊपर वाले दे दो, फिर नीचे दे दो विभेदन क्षमता। दिया। अब सुनो विभेदन क्षमता क्या होती है भाई। देखो, सुन ध्यान देखो कि दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता। इसको मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझना इसको ना। मैं पूरा डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा इसको ना। तो देखो, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको आनंद आ जाएगा इसको पढ़ोगे जब, देखना आप एक बार कि विभेदन क्षमता। विभेदन, विभेद का मतलब होता है अलग अलग करना, विभेद करना, किसी चीज को अलग अलग करना। तो मतलब अलग अलग का मतलब अलग अलग दिखाई देना हमको। अब एक बात सुनो, हम बाइक ड्राइव करते हैं और आप सब बैठे हुए यहाँ, सबको आपको बाइक ड्राइव करना आता है। बाइक नहीं ड्राइव करते, साइकिल चलाना तो लगभग मोस्टली आता ही है, लड़कियों से भी आता होगा। और लड़कियों से मैं तो एक ही दरख्वास्त करूंगा, गाड़ी वाड़ी चलाना सीखो। देखो सीधी सी बात है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे, सबसे ऑफलाइन है जिनसे। क्यों? देखो, दहेज के मामले में बाप सबको गाड़ी देता है, लेकिन गाड़ी देता फिर चलाता कौन है उसको? लड़की तो वही पिए जाने के लिए वेट करती है बेचारी, क्या कि कोई आए हम चलाए इसको, हमको लेके जाए। और आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है, आप मान लो रात को, कोई भी देखो मानव है, अपन है, बीमार, हरी बीमारी सबके होती है। कोई व्यक्ति मान लो उसके ससुर जी बीमार हो गए, अब घर में कोई नहीं है, वो है सास है, और गाड़ी चलाना कोई नहीं। आज भी तुम जानते हो पड़ोसी नहीं आते, आप चलाना जानते हो तो ले जा सकते हो, नहीं जानते हो तो आप पे आकर के बैठे। तो थोड़ी बहुत ये नहीं है कि चलाना जरूर सीखें आप, बाइक वगैरह चलाना सीखें। स्कूटी की बात अलग होती है, बाइक भी चलाना सीखें, मैं तो ये मानता हूँ। क्यों? कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप गाड़ी चलाना जरूर सीखें। साइकिल चलाना आए चाहे ना आए, लेकिन गाड़ी चलाना आपको मोस्टली आना चाहिए। अब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, भाई कभी भाई के इंतजार में बैठोगे, कभी किसके इंतजार में बैठोगे, वो आएगा, वो क्लास लगाएगा, फिर 6 घंटे बेचारा उसका टाइम खराब होगा। आप चलाना जानते हो तो खुद आ सकते हैं, अलग बात है। ये बात है साहब, है ना, तो बाइक चलाना। अब देखो उदाहरण क्यों दे रहा हूँ मैं, कि अब जब हम रोड पर बाइक चलाते हैं नाइट के समय, तो हमको ट्रक या गाड़ी 4 व्हीलर वाला जो सामने से डिफर देता है, पूरी गाड़ी की फोकस आते हैं लाइट का, तो कई बार हमको ऐसा फील होता है कि पूरी पूरी लाइट हमको ऐसे दिखाई देती है जैसे एक ही बिंदु से एक ही तरीके से आ रही है। बल्कि वो लाइट 3-4 होती है, 2 नीचे होती है, 2 ऊपर होती है, लेकिन हमको फिर भी क्या लगता है वो एक ही आ रहा है तरीके से। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देगी, वो अलग अलग दिखाई देगी। देखी नहीं देगी? रेल की पटरी हम पास में, तो हमको दिखता है 2 पटरी अलग अलग है तो इतनी दूरी पर है, लेकिन जैसे हम उसको देखते हैं, हम दूर से, हम दूर की पटरी, जैसे यहाँ से हम बाहर की तरफ देखेंगे बहुत दूर तक, तो हमको आगे जाके दिखेंगे पटरी जैसे एक ही, देखेंगे नहीं देखेंगे? तो ये विभेदन क्षमता का ही कारण है, सारा का सारा फंडा है पूरा जो। अब कैसे है वो देखो आप, कि आपके पास मान लो ये कोई अभिदृश्यक है, क्या है ये, कोई आपके पास में अभिदृश्यक है, और अभिदृश्यक में आपके पास में ये कोई प्रकाश की तरंग आपके यहाँ से निकल रहा है, यहाँ आपके पास में क्या रखा हुआ है,
पर्दा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पे आपके पास में? पर्दा। अब ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र बिंदु के रूप में यहाँ पे चल रही है यहाँ से। अब ये पर्दे पर क्या बनाएगी भाई? यहाँ जाके उच्चिष्ट बनाएगी, फिर इसके दोनों ओर क्या बनाएगी? निम्निष्ट बनाएगी, फिर क्या बनाएगी? उच्चिष्ट बनाएगी, और फिर क्या बनाएगी? निम्निष्ट। भाई एक बात तो इसने तो इतने छोटी उच्चिष्ट बनाई है, बल्कि यहाँ बिंदु प्रकाश स्रोत से बिंदु के रूप में उच्चिष्ट बनना चाहिए था। यहाँ पे बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? आप सुनो। तो आपके इस बात आपने समझा कि आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गाड़ियों के हेडलाइटों को रात में एक साथ दिखाई देना, समझ गए? पर्दे पर जो उच्चिष्ट बन रहा है छोटा बनना चाहिए, लेकिन उतना बन रहा है अपने पास। तो इसको आगे और देखो एक बात कि आपके पास ये अभिदृश्य है, और आपके पास इसमें से क्या ले रहे हैं अपन कि दो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं, उनसे प्रकाश तरंगाग्र चल रही है। जैसे ये बिंदु ले लिया, और हमने ले लिया ये बिंदु, यहाँ क्या ले लिया भाई? पर्दा। जैसे यहाँ गया, फिर हमारे पास यहाँ, तो ये तरंगाग्र जाती हुई खड़ाएंगी, इस पर्दे पर आपतित होंगी, और पर्दे पर आपतित होंगी तो ये क्या बनाएगी? उच्चिष्ट बनाएगी। ये इसकी उच्चिष्ट बनाएगी, नहीं बनाएगी? तो इसने तो यहाँ तक, देखो मैं एक बार इसको डायरेक्ट से बनाऊंगा, इसने तो यहाँ तक उच्चिष्ट बना लिया, तो आपके पास में ये भी तो इसकी उच्चिष्ट बनाएगी, नहीं बनाएगी? बताओ। तो ये इतनी उच्चिष्ट, ये भी तो इतनी उच्चिष्ट बनाएगी। तो देखो ध्यान से देखिए, इसकी उच्चिष्ट और इसकी उच्चिष्ट क्या कर रही है? एक दूसरे से क्या हो रही है? अतिव्यापित हो रही है। और अतिव्यापित हो रही है तो ये मिल रही है, तो हमको क्या दिखाई देगी? एक लाइट दिखाई देगी, एक तरीके से प्रकाश दिखाई देगा, पटरी एक तरीके से दिखाई देगी। पता ही समझ में नहीं है कि इसका तो इस तरंगाग्र का तो हमारा उच्चिष्ट इतना बन रहा है भाई, ये यहाँ से चल रही है, यहाँ पे विवर्तित होगी, विवर्तित होकर यहाँ क्या बनाएगी? धब्बा बनाएगी चमकीला, ब्लैक। जो भी धब्बा बनाया उच्चिष्ट पे तो ब्लैक चमकीला ही बनाएगी, चमकीला ही धब्बा बन रहा है, इसका बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है? देखो बताओ, ये अध्यारोपित होगा कि नहीं भाई एक दूसरे से? और ये क्या बनाएगा अपने पास में? एक तरंगाग्र। बताओ भाई, अतिव्यापन करके कारण दो अलग अलग भी तरंगे जो अलग अलग आ रही है ना, उनका अतिव्यापन होकर हमको क्या दिखाई देती है? एक ही दिखाई। अब यहाँ अगर मानव अगर इसको देख रहा है तो इसको क्या दिखाई देंगे? जैसे ये दोनों यहाँ है तो इसको दिखाई देंगे कि लाइट पूरा का पूरा डिफर है, पूरा पूरा प्रकाश है वो एक लाइट से आ रहा है। बताओ समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? ये चीज हालांकि ये बता रहे हैं, डिस्कशन है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो ध्यान रखें इस चीजों पर। एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, दो पटरी को इस प्रकार से किस के कारण होता है? तो विभेदन क्षमता का कारण होता है सारा सारा। ठीक है, तो आप लिखे विभेदन क्षमता, दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। जिसको लिखना हो डायग्राम बनाने वीडियो को रोक के लिख सकता है साइड में कॉपी में। दोनों के उच्चिष्ट एक साथ अतिव्यापित करके मिल जाएंगे तो दो वस्तु अलग अलग होने के कारण हमको क्या दिखाई देंगे? एक दिखाई देंगे। तो लिखो विभेदन क्षमता में दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है भाई, अब लिखो विभेदन सीमा हेडिंग। अब पूरा थ्योरेटिकल मैटर चलेगा। तो देखो विभेदन सीमा क्या होती है, कोई बता सकता है? बताओ भाई। इसकी जो सीमा होती है ना, मतलब रेखा की, बॉक्स की, तेरी फोकसित कर दूं, इधर देख लें, ध्यान से देखेंगे भाई, इधर देखो मैं सबके साथ। ये अपने पास में एक एक तरंग, ये अपने पास में ये हो गए एक और तीन। ध्यान से सुनेंगे भाई कि दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशित यंत्र, दो अलग अलग वस्तुओं के प्रकाशित यंत्र द्वारा अभिदृश्यक पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके द्वारा वस्तुओं को अलग अलग देख सके। देखो विभेदन सीमा है, विभेदन का मतलब डेफिनेट बात है कि अलग अलग चीज देखेंगे। अलग अलग चीज कब दिखाई देंगी? हमने आपको बताया था प्रकाशित उपकरण में कि जितना दर्शन कोण करोगे, दर्शन कोण जितना होगा उतनी हमको वस्तु दिखाई देगी, बड़ा होगा बड़ी दिखाई देगी। तो मतलब यहाँ कौन बनेगा? कोई कौन मतलब दो वस्तु है, दो इनके द्वारा ये क्या है? दो वस्तुओं के क्या है भाई? तो देखो भाई दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशित यंत्र के अभिदृश्यक ये रहा, इस पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके द्वारा हमको वस्तु कैसी दिखाई दे? अलग अलग दिखाई दे। क्या कहलाएगा हमारे पास में? विभेदन क्षमता नहीं, विभेदन सीमा कहलाया। मैंने हेडिंग विभेदन सीमा दिलाई ना, विभेदन सीमा कहलाया।
और विभेदन जो सीमा है ये क्षमता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात। विभेदन, वो तो चाहे इसको इधर लिखोगे इसको इधर ले जाओ उधर भी वही बात पड़ेगी, बात तो वही है। अरे u बराबर 1/v लिखोगे, v बराबर 1/u लिखोगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये घटेगा ये घटा हो जाएगा, वो बढ़ेगा, बात तो वही है। बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ आप पहले क्या बोलोगे कि किसी भी किन्हीं भी दो वस्तुओं के द्वारा प्रकाशीय यंत्र के अभिदर्शक पर बना वह न्यूनतम कोण जिसके द्वारा हमें वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती है वो हमको क्या कहते हैं भाई, विभेदन सीमा। ठीक है, देखो दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशिक यंत्र के दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशिक यंत्र के दो अलग अलग वस्तुओं द्वारा प्रकाशिक यंत्र के अभिदर्शक पर बना कोण जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे, जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे। जिस पर वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे विभेदन सीमा कहलाती है। चलो चित्र बनाओ, ये मैंने एक लेख पढ़ा, हालांकि मत सोचना सर खुद रख रहे तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें देखा था कि मतलब एक फैक्ट था उसमें कि जो पुरुष मतलब दाढ़ी रखते हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। तो क्या आप इस फैक्ट के सहमति में हो या नहीं हो? नहीं मतलब मैं जनरली मेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मतलब फैक्ट आपने जितने भी दुनिया देखी हो, जितने लोग देखे हो उसके बड़े बता रहा हूँ। मतलब कल मैं ये फैक्ट पढ़ रहा था इसलिए मैंने देखा तो मेरे को लगा मैंने आपके साथ शेयर करो, आप बताइए आपका क्या मत है इस बारे में, यस है नो है? यस। एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं आता, फिर भी कोई भी बात मतलब तुम देखे हो कोई और? हाँ बिल्कुल, लोकेशन नहीं पता तो बेचारा बोला ही नहीं सही। क्योंकि मेरे पापा खुद दाढ़ी रखे हैं। अच्छा तो ऐसे विश्वास नहीं है वो, एक बार भी कौन फिरवाई रहा। चलो भाई एक बार पापा मरे जब, चलो बिल्कुल ऐसे इतनी हो मतलब कटवा गए आप इसका और दादा मरा जब जरूर करवाई। देखो भाई देखो 17 से तो मैंने नहीं करवाई, जब से कॉलेज पास आउट करी कॉलेज पास आउट हो गया आप लोगों को? एमएससी करने के बाद मैं एमएससी बीएससी 2017 में बीएससी किया, 19 में एमएससी किया। तो लिखो भाई आगे देखो, अगली हेडिंग दो, मानव नेत्र विभेदन सीमा। मानव नेत्र विभेदन सीमा, मानव नेत्र विभेदन सीमा। देखिए विभेदन सीमा बराबर लिखो, विभेदन सीमा ब्रैकेट में लिखो थीटा बराबर देखो विभेदन सीमा थीटा से व्यक्त करते हैं और इसको लिख रहा हूँ 1/60 डिग्री। इधर देखते जाओ आप है ना, अच्छे से समझो इसको, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो एक बार है ना। तो देखो भाई कि जब हम एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते, एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दे तो हमें 1 आर्क मिनट प्राप्त होता है। 1 आर्क मिनट प्राप्त होता है।
अब देखो कि हमारे पास में क्या था, ये यहाँ पे क्या था भाई हमारे पास में अभिदृश्य, क्या था हमारे पास में अभिदृश्य, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ एक वस्तु ए थी, एक वस्तु बी थी, यहाँ कितना कोण बन रहा था अपने पास में, थीटा कोण बन रहा था। ये आप ध्यान से सीखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, डी, मतलब डी के आपके पास न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, ठीक है। तो जब इन दोनों वस्तुओं के द्वारा इस आंख पर जो एक कोण बन रहा था, ध्यान सुनना, इस जो कोण बन रहा था, इस कोण का जो मान है वो एक आर्क मिनट से अगर अधिक है तो वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई देंगी, अन्यथा हमें वस्तुएं समान दिखाई देंगी। बात समझ में आ गई? दो पटरियां आपको कैसे दिखाई देती है, दो ट्रक के सामने से हेडलाइट आती है, सारी फोकस आता है, वो एक क्यों दिखाई देता है कि हमारे पास में से दोनों वस्तुओं के द्वारा इस अभिदृश्य के आंख पर जो बनाया गया जो कोण है वो अगर एक से अधिक है, एक आर्क मिनट से, मतलब एक आर्क मिनट का मतलब 1/60, मतलब 60 डिग्री है कि नहीं है, इससे अधिक है तो हमको वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी, अन्यथा हमको वस्तुएं एक दिखाई देंगी। बात आई समझ में नहीं है? तो आप ये चीज लिखो, आप थीटा बराबर लिखो 1/60 डिग्री और ऐसे करके लिख दो 60 आर्क मिनट प्राप्त होता है, और लिखो। चलो मैं लिखाई दूंगा, लिख लो, इसको बना लो, इसको लिख लो। जैसे आपके पास यहाँ से ट्रक है और प्रकाश आ रहा है हमारे पास ये दोनों, और उसका जो मान है वो एक आर्क मिनट से अधिक है, तो इसको हमको क्या दिखाई देगा, वस्तु दिखाई दे देगी पूरी अलग अलग, दोनों चीज रेफर दिखाई दे देंगे अलग अलग लाइट होने। कई बार देखते हो ना गाड़ी चला रहे जब पास में जाते हैं, जब जाके हमको दिखता है कि ये लाइट इधर है, ये इधर नहीं, हमको सामने से दिखता है पूरी लाइट एक साथ आती है, जब हमको कुछ नहीं दिखता मोटरसाइकिल पे, तो मतलब आप मोटरसाइकिल को साइड में लेके आप रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे से भी है, नाइट में गाड़ी ड्राइविंग होती ही नहीं है, बहुत कम, रेयर केस। जब वो आजकल की लाइटें इतनी आ गई कि सामने वाला जब लाइट पड़ती है तो मोटरसाइकिल कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल सीधी आंखों पे आती है फोकस, और एक्सीडेंट होने के 100% चांस होते हैं उसमें। नहीं बिल्कुल दिल को बंद हो जाओ, धीरे देनी पड़ेगी, लेजर वाला ऑपरेशन कराएंगे, देख लिया भाई। जल्दी लिखो यार, देखो इतना लेट मत करो। एचडी की सही है क्या लाइट आज वो और आ गए ना, नंबर प्लेटों पे 2 गुंबद से लगा देते हैं, लाइटों अलग से लगवा रहे हैं, वो सबसे खतरनाक लाइट आती है मोटरसाइकिल, वो सामने वाला कुछ नहीं दिखता फिर उससे, छोटी छोटी, हाँ प्लेट में 2 यूं लगते हैं ना, वो सबसे बेकार लाइट आती है, उससे अगले वाले आदमी कुछ नहीं दिखता फिर। दुनिया का बसने चले नहीं, पूरे पूरे ट्रांसफार्मर की लाइट मोटरसाइकिल में रख दे, लाइट लगाओ, और उन गाड़ी में ये इनका तो बहुत खतरनाक था। हाँ वो इसमें बहुत ज्यादा दुनिया बुलेट का शोर है, बुलेट में साइलेंट साइलेंसर लगाना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। गवर्नमेंट ने क्यों चलाया, गवर्नमेंट ने दिया कंपनी ने, जो सर बुलेट में तेरे को तो आईपीएस बनाऊंगा मैं अगली बार, सर आज तो फटाका सबको बंद करा देना, फटाका फोड़ बहुत ठीक है सर बुलेट, उसका सही बात है। मैं कंपनी चले? जे तो पोते और आजकल सर फटाका फोड़ बहुत लिख लिया? बट करता है, लिख लिया? आगे लिखो, यदि आंख पर बना कोण 1 आर्क मिनट से अधिक है, यदि आंख पर बना कोण, ये एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, यदि आंख पर बना कोण 1 आर्क मिनट से अधिक है तो हमें वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी, वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी, अन्यथा एक ही दिखाई देती है। देख लिया? तो देखो भाई, इधर देखो भाई, रैले की विभेदन कसौटी से, है ना, देख लो अपना मार्कर जब से चल रहा है, सबसे स्कूल से पहले चालू है अपना मार्कर, इन 9 की थी है, और वहाँ की तुम्हारी 9 कोई नहीं हो गई, कोई नहीं हो गई, कोई नहीं हो गई। रैले की विभेदन कसौटी से, विभेदन चलाने का फर्क होता है हाथ का, रैले की विभेदन कसौटी से, ध्यान से पढ़ो भाई कि विभेदन सीमा को किससे व्यक्त कर रहे हो आप, थीटा से, थीटा बराबर क्या आएगा, लैम्डा बटा
डी, मतलब लैम्बडा समानुपाती होता है लैम्बडा बटा तरंगदैर्ध्य की समानुपाती और न्यूनतम स्पर्श दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ये एरी के अनुसार, ये आता है एग्जाम में जाता है, इसको दे देता है डायरेक्ट। एरी के अनुसार थीटा बराबर होता है 1.22 लैम्बडा बटा डी। उतारो सर, अगला टॉपिक कराते हैं, याद रख लोगे इसको, कोई दिक्कत? क्लास श्रेणी की छुट्टी कौन देख सकती है? क्या स्कूल का हो गया? अब लिखो अगले टॉपिक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। मिटा दो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ये टॉपिक में तुमको स्कूल में कई बच्चों को समस्या थी, तो अब समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से कराया है इसको ना। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, देखो भाई, ये आपके पास में क्या है साहब, अभिदृश्यक। ये आपके पास में क्या है, अभिदृश्यक, और इसके पास आपके पास में दो किरणें आ गई, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, थीटा, ये S1, ये S2, ये यहाँ से इसकी दूरी होगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, और यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल a, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी आ जाएगी, 2a। भाई जब इतना है आपके पास में, इतना a है तो इतना ही नीचे होगा, a और a कितना होगा, 2a होगा। तो माना आप दर्शक के पास में, हमारे पास में दो क्या दर्शक में वस्तु है, S1 और S2 है, और इनके बीच की दूरी L है तथा उसके बीच की दूरी कितनी, कैपिटल D है हमारे पास में। तो विभेदन सीमा देखो भाई, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है ना, चाप कितना है L और बटा क्या आ जाएगा D। ठीक, त्रिज्या D है अपने पास में। अब देखो अपने पास में थीटा बराबर क्या आ रहा है अपने पास में, 1.22 लैम्बडा बटा डी, तो 1.22 लैम्बडा बटा क्या आ जाएगा, 2, डी बराबर क्या है, 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.22 बटा लैम्बडा बटा डी, और तो 2 को यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ से कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था ना, 2 को काट दो कितना आ जाएगा, 0.2 चिक्की 12, और 2 एकम 2 और बटा ए। ये दूरदर्शी बता लो। ये क्या आ गई, एक मिनट और देख लो, अगर आपसे पूछ ले कि साहब विभेदन क्षमता पूछे तो आपसे, तो क्षमता क्या होती है, अरे इधर देखो सीमा का व्युत्क्रम तो होती है, उल्टी तो होती है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d बटे 0.61 लैम्बडा, उल्टी तो होगी इसकी, उल्टी कर देना आप क्षमता में। भाई क्षमता पूछे तो उल्टी और सीमा पूछे तो ये, नहीं आया समझ भाई, सीमा क्षमता के व्युत्क्रम ही तो होता है, अगर क्षमता पूछे उल्टी पूछ लेगा, और ये सीमा पूछ रहा था यार। क्योंकि 1/4 सीमा होती है, क्षमता बराबर 1/4 सीमा। सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है, सीमा टॉफी। हो गया, क्लास चल रही है। ये मोबाइल भी सबसे बड़ा है, मेरे से बड़ा मोबाइल है भाई, आप लोगों को ऑनलाइन दिखा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ इसकी देन नहीं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मोबाइल किया। लोकेश औषधि किसे कहते हैं,
परफेक्ट परिभाषा। चाय में कौन सा कैफीन पदार्थ पाया जाता है? कॉफी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अरे यार तुमने पढ़ा नहीं, पीड़ाहारी औषधि क्या होती है? नार्कोटिक औषधि क्या होती है? नार्कोटिक क्या होती है? अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार। पूरी केमिस्ट्री लगा दिया हमको तो। किसके किसके याद है? क्या कह रहा है? पूरी केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री याद करवा किया उसने तो हमारी बस पूछ कर आप। चाय में तो टैनिन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। इनमें कोई अब तक तो मुझे सुनता है ये बेकार है बेकार ही रहता है। काल में गुरुजी का ही करा गुरुजी चाय भी नहीं कर था केमिस्ट्री में मंगा रहा हिंदी का गुरुजी का है इसमें कैलोरी की मात्रा पाई जाती है इससे एनर्जी मिलती है हमको। बात सही है, बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा। देखो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमारे भारत देश में जो भी पेट की बीमारियां जितने भी हो रहे हैं वो चाय से हो रहे हैं। अपन को पता नहीं है, लेकिन जो लोग देखो अब जैसे गुटखा जयंती नहीं खाते क्यों उनकी कैंसर नहीं होता है? हो जाता है। मुझे ये फटवाड़ा ही ना जो चाय को सेवन उससे नींद कम आती है इस पदार्थ से, ये होता है सबसे बड़ी बात, और कोई बात नहीं है। हाँ भाई, सर्दियों में पिए तो नींद कम आती। अब लिखो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता लिखो। देखो भाई चित्र बना लो। वो तो किसी किसी को आदत हो जाती है। मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, उसको चाय भी बिल्कुल नहीं रहा। मम्मी की शायद कुछ यहाँ पे बन के होंगी चाय और बीड़ी वो तो चाहिए ही चाहिए। जब कुछ भी हो जाओ दिल बनाई से इनकी दुनिया इधर टल जाओ। नहीं फादर नहीं पीता। पानी बोली जब एक रात को हाँ पानी बोली जब एक रात को एक काद में आ जाते हैं, मेहमान आते हैं, पीते अकेले पीते नहीं। हाँ भाई चित्र बनाओ। ये सब चेक कर घर को भी हमारा तेल लो तुम्हारे तो आदत पड़ रही है। मेरे तो आदत से काम ये है आए बड़ा वो खुद है सबसे ज्यादा घर में मेहमान आते हैं जब सबसे बड़ी दुर्दशा लड़कों की होती है कदर रखने में। मैं तो बिना मेहमान भी होगा मतलब मैं शादियों में देखता हूँ ज्यादातर लड़के हैं ना बूढ़ों बूढ़ों से बच के निकलते, बच के रहते हैं। क्यों? पर दिख गए तो कहीं भी ले चलो ले चल भर के ला लेके भाई सही और नजर नहीं करे तो फिर वहीं जूती खोल के बढ़िया सी आया करके पड़ा है लेके भाई एकांक फोकस दूरी एकांक फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक के लिए सूक्ष्मदर्शी की एकांक फोकस दूरी वाले अभिदृश्यक के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बटा डी होती है। अभिदर्शक के लिए विभेदन सीमा सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बोर्ड पे लिख रखी है। लिख लिया क्या? अब लिखो एफ फोकस दूरी वाले एफ फोकस दूरी वाले एफ फोकस दूरी वाले एफ फोकस दूरी वाले अभिदर्शक के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा विभेदन विभेदन सीमा। इधर देखो भाई ये आपके पास डायग्राम इसी में बना देते हैं। इधर देखिए सब इधर इधर देखिए देखो ये अगर आपके पास मान लो बीटा है तो ये भी बीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2 बीटा। अगर नहीं होगा भाई तो आपको भी क्या लिखा था विभेदन सीमा लिखा था ना
विभेदक सीमा में देखो थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है 1.22 लैम्डा बटा क्या होता है डी। अगर मैं एफ से गुना कर दूंगा तो एफ से इधर गुना कर देंगे अपन, करेंगे या नहीं करेंगे भाई। थीटा बराबर दूरी बटा क्या होगा फोकस दूरी, क्यों यहाँ से यहाँ तक का कितना है इसका फोकस है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं है यहाँ बता दो। अब देखो कोण बराबर क्या होता है, वीडियो में दिख रहा है ना इतना, चाप बटा क्या होता है त्रिज्या, तो थीटा बराबर चाप। अब चाप आपके पास में इसमें कितना है डी, देखो ध्यान से थीटा अपने पास में कितना है यहाँ पे 2 बीटा, और इसमें चाप चाप क्या है डी, और त्रिज्या कितनी होगी आपके पास में एफ, ये क्या होगी एफ। तो 2 बीटा को आप देखो मैं ब्रैकेट में 2 बीटा को आप इसके लगभग क्या मान सकते हो tan 2 बीटा मान सकते हो, sin 2 बीटा मान कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ भाई आप मेरे को। तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया 2 बीटा एफ, आया नहीं है आया नहीं है मेरे को बात बताओ आ गया। अब आप इसको यहाँ पे रखोगे थीटा बराबर 1.22 लैम्डा एफ 2 बीटा एफ से एफ गया, तो थीटा बराबर कितना आएगा 1.22 लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हो आप साइन बीटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ मेरे को। आप एक बार वापस देखिए विभेदक सीमा निकाली आपने, अब आपने क्या लिखा था यहाँ पे एकांक फोकस दूरी एफ के लिए कोई अभिदर्शक के लिए ये लिखा था आपने, तो आपने लिखा था ये हो गया एफ से गुणा किया एफ से गुणा किया ये आ गया। इसके बाद कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या डी बटा एफ, इसको बस गुणा किया यहाँ है, फिर आपने इस मान को उठा के यहाँ रख दिया वैसा इस डी के मान को यहाँ रख दिया, एफ से एफ गया 2 बीटा को आप लगभग tan बीटा को अपन थीटा के बराबर मान सकते हैं, sin थीटा को थीटा के लगभग मान सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब अपन लिखे यदि वस्तुओं के अभिदर्शक के मध्य यदि कोई n अपवर्तनांक वाला माध्यम बरतिया जाए, यदि वस्तुओं व अभिदर्शक के मध्य क्या बरतिया जाए कोई n अपवर्तनांक वाला माध्यम बरतिया जाए तो इसकी विभेदक सीमा कितनी हो, कुछ नहीं वो कर दो। चलो मैं इतना लिख लो फिर लिखवा दूंगा लाइन हिंदी में लिखवा दो। sin 2 बीटा होगा ना, साइन 2 बीटा नहीं यार 2 साइन बीटा ही तो होगा बीटा, अच्छा ये मैंने सही बता। अब समझ में आ गया ये टॉपिक, कोई मुश्किल थोड़ी लगा भाई, बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा जटिल नहीं है ना। और जो स्टूडेंट पढ़ चुके एक बार पहले रिवाइज कर रहे हैं वो देखो यहाँ पढ़ने से पहले आप पढ़ के आया करो, एक बार रीडिंग करके आया करो घर, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अगर आप घर खोल के आ जाओगे एक बार चाहे सर चाहे पर कहानी पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ के आ जाओ, आपको बहुत टॉप समझ में आएगा। पढ़ा देते हैं फ्रेनल दूरी ना, ध्रुवण वाला पार्ट तो सीधा सा है वो तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अभी नहीं है, ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया ना, इस वजह से नवंबर बाद आएंगे, दिसंबर में आएंगे, पहले गवर्नमेंट वो जारी करेगी ना जब तो आएगी तो। लिख लिया? डैश वर्क तुमसे कह दी मैंने भाई, देखो जिसके पास डैश वर्क रखी हुई है हिंदी की हो केमिस्ट्री की हो फिजिक्स की हो किसी की जो भी डैश वर्क रखी हुई है जिस भी स्टूडेंट के पास, वो जैसे जो लेसन पढ़ ले उसके क्वेश्चन को बिना देखे उसमें लिखने की कोशिश करें आप। जैसे पहला मॉडल पेपर ले लिया, दूसरा ले लिया, 10 मॉडल पेपर तो 10 क्वेश्चन आएंगे, मान लो आपने 10वां पार्ट पढ़ लिया, 9वां पार्ट पढ़ लिया, तो 9वें पार्ट के 10 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 क्वेश्चन को आप लिख के खुद से आप टेस्ट देने का प्रयास करें, फिर आप उसके आंसर की निकाल के आप ट्राई करने की कोशिश करें सही है कि नहीं सही। हिंदी की है तो बहुत बढ़िया है, इंग्लिश लिख दें आप तो पेन से लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अरे किताब आपकी है कोई दूसरे की थोड़ी है यार, लिखो आप तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जगह खूब खाली मॉडल पेपर आते हैं उसमें पन्ने जगह दी होती है तो लिखे आप, जिसके पास है पुरानी वो। क्या स्टूडेंटों को तो मैंने दी हुई है, मेरी दी हुई है दो तीनों को, तो किसी को इंग्लिश की दी है, किसी को जीव विज्ञान की दी है, और किसी को फिजिक्स की दी है, किसी को क्या है, किसी के पास है कई पास। लिख लिया? लिखो आप लिखो दिखाओ चलो लिखो काम शादी से कंप्लीट कराओगे? कंप्लीट करोगे क्या? हाँ कंप्लीट ही हो जाएगा, इसमें क्या है, ये खत्म होते हैं क्या बचा ध्रुवण, ध्रुवण के 3 छोटे छोटे टॉपिक, फिर क्या आएगा मेलस का नियम, फिर बुस्टर का नियम,
बस डॉपलर डॉपलर पढ़ा दूँ, आज पूरा पढ़ा दूँ। देखो भाई, किसी द्वारक से नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यदि वस्तु व अभिदृश्य के मध्य, यदि वस्तुओं व अभिदृश्य के मध्य, यदि वस्तुओं व अभिदृश्य के मध्य n अपूर्णांक वाला माध्यम भरा हो तो, n अपूर्णांक वाला माध्यम भरा हो तो n अपूर्णांक वाला माध्यम भरा हो तो विभेदन सीमा निम्न होगी। देख लो भाई, ये क्या आ जाएगा n, और एग्जाम में म्यू दे तो म्यू भी लिख सकते हो, और अगर क्षमता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बता लो बस, ये टॉपिक पूरा हो गया। अब क्या आता है, फ्रेनेल दूरी। फ्रेनेल दूरी, देखो, किरण प्रकाशिकी की वैधता या किरण प्रकाशिकी की वैधता, हेडिंग लो। किरण प्रकाशिकी की वैधता, इसके नीचे हेडिंग दो फ्रेनेल दूरी, फ्रेनेल दूरी। इसमें लिखो, किसी द्वारक से पर्दे की वह दूरी, किरण प्रकाश की वैल्यू तो कहीं करा आप। किरण प्रकाश की वैधता हेडिंग देखिए, नीचे हेडिंग देनी है फ्रेनेल दूरी, फ्रेनेल दूरी। आगे लिखो भाई, किसी द्वारक से पर्दे की वह न्यूनतम किसी द्वारक से पर्दे की वह दूरी, द्वारक से पर्दे की वह दूरी जिस पर समांतर किरण पुंज के, जिस पर समांतर किरण पुंज के, जिस पर समांतर किरण पुंज के, जिस पर समांतर किरण पुंज के विवर्तन से बने, समांतर किरण पुंज के विवर्तन से बने केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वारक की चौड़ाई के बराबर हो, द्वारक की चौड़ाई के बराबर हो, फ्रेनेल दूरी कहलाती है। इसे ZF से व्यक्त करते हैं, इसे ZF से कैपिटल हुआ स्मॉल से, इसे ZF, तो भी सिर्फ लिखो जाना है, ZF से व्यक्त करते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वारक की चौड़ाई के बराबर होती है, तो हमारे पास में क्या कहलाएगी, वो फ्रेनेल दूरी कहलाएगी। ZF से व्यक्त करते हैं। फिर लिखो, स्मॉल ए साइज वाले, स्मॉल ए साइज वाले, स्मॉल ए साइज वाले, स्मॉल ए साइज वाले द्वारक के लिए, स्मॉल ए साइज वाले द्वारक के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर, ऐसे लिख दो लैम्बडा बटे। नीचे लिखो, यदि प्रकाश पुंज द्वारक से, यदि प्रकाश पुंज द्वारक से Z दूरी तय करे,
ए साइज वाले द्वारक के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई ये लिख दो जेड लैम्बडा बटाए। यदि प्रकाश पुंज द्वारक से जेड दूरी तय करे तो कोणीय चौड़ाई, लिख लिया। नीचे लिखो यदि z बराबर zf हो, z बराबर zf हो तो z बराबर zf हो तो कोणीय चौड़ाई द्वारक के आकार के बराबर होगी। कोणीय चौड़ाई द्वारक के आकार के बराबर होगी। कोणीय चौड़ाई आकार के ये फ्रेनेल दूरी आ गई। अब देखो फ्रेनेल दूरी आपकी लैम्बडा के व्युत्क्रम अनुपात है, ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा। बल्कि फ्रेनेल दूरी आपकी जो इस साइड का द्वारक है इसके बाद समानुपाती है, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये घटेगी। ये उतार एक लाइन और लिखाते हैं, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है? देख लिया? आगे लिखो। देखो ZF से अधिक दूरियों के लिए, ZF से अधिक दूरियों के लिए विवर्तन के कारण केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्तारक, केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्तार द्वारक से बड़ा होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट का विस्तार द्वारक से बड़ा होता है। जबकि ZF से कम दूरियों के लिए, केंद्रीय उच्चिष्टों का विस्तार द्वारक से छोटा होता है। और ये देखिए भाई, और ये एक स्थिति एक ऐसी होती है, इसमें ही प्रकाश अपने पास होता है। प्रकाश की क्या होती है? वैध रहती है। क्या रहती है? वैध का मतलब समझ में आया? अब एक टॉपिक छोटा सा और करा देता हूँ आप लोगों को, डॉपलर प्रभाव। हालांकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत गजब का टॉपिक है। अभी 12th अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम लगा था, उसमें मेरे शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया इसमें। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है भाई, बता सकता है कि कोई तुम्हारे? बताओ। कि जब प्रकाश स्रोत होता है एक आपके पास में, और यहाँ क्या होता है आपके पास में? प्रेक्षक, और ये क्या होता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, ध्यान सुनना, या दूरी में जो परिवर्तन होता है वही हमारे पास में क्या कहलाता है? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। कि जब प्रकाश स्रोत और ये प्रेक्षक दोनों इतनी दूरी पर खड़े हैं, इनकी दूरी में चेंज आएगा, इनकी आपेक्षिक गति में क्या होगा? परिवर्तन होगा, और वही प्रभाव हमारा क्या कहलाएगा भाई? डॉपलर प्रभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डॉपलर प्रभाव कहलाएगा। अब देखो एक बात, कि जब हमारा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की मध्य की दूरी, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की दूरी के मध्य दूरी कम हो, दूरी का मतलब तरंग दैर्ध्य कम हो, तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि क्योंकि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है एक दूसरे की।
तो वितकर एक दूसरे के वितकर उल्टी चलेंगे। तो जब स्रोत और प्रेक्षक के मध्य अगर दूरी कम है, मतलब अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं। अब देखो एक बात कि आपके पास में आपने पढ़ा है क्या, वर्ण विक्षेपण पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ाया था 9वें पाठ में कि आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 विग्योर पढ़ा है। अब भाई VIBGYOR विग्योर पढ़ा है आपने। तो ये विग्योर पढ़ा है आपने, तो इसमें ध्यान से देखो, एक लाइन बता रहा हूँ कि जब आपके पास में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की मध्य की दूरी क्या हो, कम हो आपके पास में, तो दूरी कम है आपके पास में, तो ध्यान से देख लेना भाई कि तरंग दैर्ध्य में कम होगी और आवृत्ति क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो हमारे पास में जो कौन सी मध्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, कौन सी भाई, मध्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है आपके पास में, वो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, नीले तरंग इसकी ओर, मतलब इस साइड की ओर क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। इसको कहते हैं नीला विस्थापन। क्या कहते हैं इसको, नीला विस्थापन कहते हैं। कि जब प्रकाश हो तो प्रेक्षक के मध्य दूरी क्या हो, बढ़ी हुई हो, दूरी क्या हो, बढ़ रही है, मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है और आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। तो ये क्या कहलाएगा, इस साइड विस्थापित हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, लाल विस्थापन। वापिस सुनो मेरी बात कि जब आपके पास में प्रकाश स्रोत ये और ये, इनके मध्य क्या है, दूरी कम है, दूरी कम है तो मतलब तरंग दैर्ध्य कम है, और तरंग दैर्ध्य कम है तो मतलब आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। तो आपका जो है मध्यमान जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, ये यहाँ से किस साइड में हो जाएगी, इस साइड में विस्थापित हो जाएगी। इस साइड में ब्लू है, वॉयलेट है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, बैंगनी या फिर नीला विस्थापन कहलाएगा, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में आ सकता है एग्जाम में कि ब्लू शिफ्ट किसे कहते हैं। आप सोचो मुझे इंग्लिश हिंदी आती है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है। जब आपके पास में आवर्त प्रकाश स्रोत इसके मध्य दूरी क्या हो, अधिक हो, क्यों, इधर तो घटती है इधर बढ़ती है, यूं ही ध्यान रख लो ना, सिंपल सा भाई। ये हमारे को प्रकाश वो है क्या, अक्ष है, और अक्ष पे इधर तो बढ़ती है, इधर क्या हो रही है, माइनस में आती है, दूरी घट रही है, मतलब तरंग दैर्ध्य घट रही है, तरंग दैर्ध्य घट रही है, इधर विस्थापित हो जाएगा। और आपके पास दूरी बढ़ रही है और आपके पास में तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, सॉरी दूरी बढ़ रही है और तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तो आवृत्ति घट रही है, तो ये लाल तरंग को विस्थापन, ऐसे होंगे लाल विस्थापन। बात आ गई समझ में। और इसका सूत्र होगा भाई साहब कि इसका सूत्र क्या होता है, डेल न्यू बटे न्यू बराबर न्यू बटे सी, ब्रेक लगा दे, डेल लैम्डा बटा नीचे नीचे लगेगा। आई बात समझ में आई, तब लिखो भाई, सारी बात लिखो। जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, ब्रैकेट में लिखो दूरी परिवर्तन। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश, तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में, तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में, तो प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है, आभासी परिवर्तन होता है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं, इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आगे देखो, जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक के मध्य, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य की दूरी में कमी हो, प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक की मध्य दूरी में कमी हो, तो तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी, अर्थात आवर्ती में वृद्धि होती है। इसे हम नीला विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसे हम नीला विस्थापन कहते हैं।
क्योंकि ये माध्य तरंग गैत्री है ना, ये वाली ये इधर स्थापित हो जाएगी, ये माध्य तरंग इधर होगी, लाल इधर होगी तो ठीक है। आप ये चित्र बनाएं, चलिए चित्र बना लो आप। और सुनो, लाल विस्थापन की परिभाषा मैंने लिखा रहा, आप लिखो। कैसे लिखोगे कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य दूरी में क्या होनी चाहिए, वृद्धि, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि अर्थात आवृत्ति में कमी, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं, मतलब रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये चित्र बनाओ आप, और वो जगह छोड़ दो आप लाल विस्थापन की, और चित्र बनाओ। लिख लोगे लाल विस्थापन, पहले लाल विस्थापन लिख लोगे ना खुद से, अरे कोई दिक्कत है क्या, लिख लेना। फिर आप ये सूत्र लिख लो, ये सूत्र भी लिख लो, डायग्राम लिख लो। तो प्रकाश का वेग है, ये आप जानते हैं। और आपका टॉपिक रहेगा, आप लोग फर्स्ट बैच वाले बच्चे हैं ऑनलाइन ले लेना, ध्रुवण को, सेकंड बैच में इसको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? गाँव में शादी आते नहीं हो रही क्या तुम्हारे? अब की बार थोड़ा मामला ठंडा पड़ रहा है यार, नो तैयार ही रहे यार, इसलिए कह रहा हूँ। सारों को ऐसे ही रखने का विचार है क्या? इसकी तो हो गई बेचारे को लपेट दिया सुनिए। यार एक बात है, कुछ तो अरमान होते हैं व्यक्ति के, सारे अरमान फीके रह जाते हैं जब बचपन में हो जाती है, जब है मतलब 12वीं क्लास तक या फर्स्ट ईयर तक भी होती है, तब भी कुछ अरमान नहीं होते। जब एक मैच्योरिटी, मैंने एक दिन एक स्टेटस लगाया था, आपको ध्यान तो कि बिना आजीविका के विवाह करना तो बड़ा गलत है, मतलब उसको आजीविका हो जाती है ना, तभी एक महत्वपूर्ण होता है रिलेशन। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति, तुम में से किसी की शादी हो जाती है, अगले साल हो जाते हैं, कमाते धमाते तो हो नहीं, मैडम जी खर्चा मांगेगी, अब मैडम जी खर्चा खाते हैं, खुद का खर्चा नहीं चलता, क्यों? तो मैडम जी का आते आप टच का फोन देते हो तो 600 रुपये तो वो बिल बना के रख देते हो आप महीने का। गलत कह रहा हूँ क्या भाई? 300 600 नहीं, 300 रुपये का तो वो बिल, 300 का खुद का तो 600 हो गया। वो तो जाएगा ही जाएगी, वो तो ये मानो खंदी जाएगी तुम्हारी सोसाइटी। 600 रुपये 600 की बोलो ना, 100 रुपये। तो ये तो हो गया फिक्स। और फिर बाद में क्या होती है व्यक्ति की लाइफ? लड़का क्या सोचता है, बचपन में शादी होती है, अगर हमारे चार से लड़की चाहे लड़का, अगर बाई चांस लड़की ठीक है, लड़का थोड़ा सा रंग रूप में ऐसा है, पढ़ाई में ऐसा मिल जाए, तो वो बाहर देखे तो फिर मन में खटास, ये लड़का ठीक है, लड़की थोड़ी ऐसी मिल जाती है, और जब वो बाहर जाके देखता है या सिटी में जाता है, तब पूरी दुनिया को देखता है, तो सोचता है यार अपन क्या लाइफ है यार, कुछ नहीं यार। मतलब क्या कहते हैं वो मूवी का डायलॉग है ना, दिल जलेगा, खट्टे का स्वाद तो गोलगप्पे नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से, है ना, 600 रुपये का बैठ जा चुपचाप, ठीक है ना, क्लास लो अच्छे से, पढ़ाई करो।